हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ रेडी है दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग ये नहीं जानेंगे वो किधर खुलेगा, बल्कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये और एक कंपनी है जहां पे हम मल्टी ईयर रैली उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और। दोस्तों आज के डिस्कशन में हम जानेंगे हर्षा इंजीनियर की ऑफर क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी ने महंगा दिया है कि सस्ता दिया है। उससे बड़ी बात है दोस्तों, ये कंपनी आने वाले दशक में बढ़िया ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं। अगर कर पाएगी तो यही इंडस्ट्री में क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है जो हर्षा से अच्छी है। दोस्तों इन्हीं सब चीजों की जानकारी लेंगे आज के इस डिस्कशन में। तो रेडी हो दोस्तों? अगर इसी प्रकार से सारी कंपनी की डिटेल चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राइट दोस्तों, टाइमलाइन जान लेते हैं। ऑफर प्राइस 314 से 330 की है। 45 का लॉट है, तो हर आईपीओ की तरह यहां भी करीबन 15,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। दोस्तों 14 से 16 तारीख के बीच में आप लोग चाहो तो ये आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हो। 21 को अलॉटमेंट, 22 को अगर नहीं लगा तो रिफंड, 23 को अगर लगा तो क्रेडिट होंगे आपके डीमेट में, और 26 को इसका लिस्टिंग। अब दोस्तों समझते हैं ये ऑफर क्या है। दो प्रकार की ऑफर है। एक है फ्रेश इशू जो कि 455 करोड़ का है, यानी ये 450 करोड़ रुपया दोस्तों कंपनी के पास आएगा। साथ में ऑफर फॉर सेल है। ये 300 करोड़ की जो ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी के प्रमोटर द्वारा अपने शेयर आप लोगों को दिए जाएंगे। दोस्तों लिस्ट हमने दिया हुआ है कौन सा प्रमोटर कितने शेयर ऑफर में रख रहे हैं। पर एक चीज खास है दोस्तों, अगर 330 में हम लोग ले रहे हैं तो ज्यादातर प्रमोटर्स का बाइंग रेट 10 रुपए के आसपास का है। तो ये क्यों हमें 330 पे मिल रहा है ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों यही जो शेयर हम 330 में ले रहे हैं, ये ज्यादातर प्रमोटर ने 2 रुपए से लेके 12 रुपए के आसपास सबने लिए हुए हैं। क्यों हम इनके 330 पे करें ये देखना जरूरी है। अगर कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल है तो लोग पैसा दे सकते हैं, पर ये चीज हम डिटेल में जानेंगे। अब दोस्तों कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है 750 करोड़ रेज करने का। तो पहला तो हमने देखा 300 करोड़ तो दोस्तों प्रमोटर के पास जाने वाले हैं। जो 450 करोड़ बचे उसमें से 270 करोड़ डेप्ट यानी बोरोइंग के रीपेमेंट में यूज होंगे, 78 करोड़ कैपेक्स में यूज होंगे और 7 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होंगे। तो ये जो 750 करोड़ रुपए का जो आईपीओ भराएगा, ज्यादातर पैसा प्रमोटर के पास और बाकी पैसा हम मान सकते हैं डेप्ट रिपेमेंट में यूज होने वाला है। अब दोस्तों हर्षा इंजीनियरिंग क्या है? दो बिजनेस है इनके, एक है दोस्तों इंजीनियरिंग और दूसरा है सोलर ईपीसी। इंजीनियरिंग बिजनेस में प्रिसीजन बेयरिंग केजेस का इनका बिजनेस है। अब दोस्तों ईगल्स आई व्यू में फटाफट हम लोग जान लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का इक्विटी 77 करोड़ का है। अब सीधी सी बात है, यहां पे फ्रेश इशू भी है, तो फ्रेश इशू के कारण ये इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों डेटा में आप और एक चीज देख पाओगे कि कंपनी का जो नेटवर्थ है ये 528 करोड़ का है और बोरोइंग 328 करोड़। करीबन दोस्तों कंपनी का अभी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो तो 72% का है, जो अच्छा नहीं है। 60 को हम कंफर्टेबल कहते हैं, पर कंफर्टेबल का मतलब अच्छी चीज नहीं है, और 60 से ज्यादा तो बुरा है। हाल है कि जो कंपनी का 328 करोड़ का डेप्ट है उसमें से 270 करोड़ तो आईपीओ के फंडिंग से रिपेमेंट हो जाएगा, फिर भी 100 करोड़ बचेगा। तो कंपनी डेप फ्री है ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों, कंपनी पे डेप बर्डन है। दोस्तों सेल्स 1322 करोड़ इंक्रीमेंटल मोड में है, प्रॉफिट 92 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन 60% के आसपास के अच्छे है। दोस्तों ये तो हुई कंपनी के डेटा, पर मेरे हिस्से का क्या? तो मेरे हिस्से प्रॉफिट में से कितना लगता है अर्निंग पर शेयर, मेरे एक शेयर पे मेरा हिस्सा। मैं जब 330 रुपए पे करता हूं, मुझे मेरे हिस्से की अर्निंग 16 रुपया मिलती है। ये लास्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से है। अभी इक्विटी इंक्रीज होगा तो ये आपका और डाइल्यूट हो जाएगा। उसके साथ हम इस साल और प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी देखेंगे। तो अंदाजे से हम कह सकते हैं चलो 16 रुपया मेरे को मिलेगा जब मैं 330 पे कर रहा हूं। तो कंपनी 20 के पीई पे है, ये महंगा नहीं है दोस्तों। हम इतना कह सकते हैं कंपनी ने वैल्यूएशंस अच्छे रखे हैं। पर जब आप 330 रुपया पे करते हो तो ईपीएस के अलावा भी कुछ मिलता है। ईपीएस यानी एनुअल अर्निंग आपके हिस्से की, जो हर साल आती जाती है। उसके अलावा अब तक का जो कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा, कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग होगी, तो बुक वैल्यू भी तो बनेगी। तो कंपनी की बुक वैल्यू या यहां पे हमने एनएवी लिखा हुआ है, वो है दोस्तों 68 रुपीज की। तो आज 68 रुपए की वैल्यू है, हम 330 रुपया पे कर रहे हैं। हम कह सकते हैं करीबन 5 गुना ज्यादा हम वैल्यू के पैसे भर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? इन डेटा के आधारित इतना कह सकते हैं डेप्ट है, आईपीओ के बाद डेप्ट कम होगी, चली नहीं जाएगी। वैल्यूएशन जो कंपनी के है वो
एवरेज है, महंगे बिल्कुल नहीं है। कंपनी धंधा करती है, ग्रो करती है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑलराइट, अब दोस्तों मैंने बैलेंस शीट रखी हुई है ताकि आप कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा की जानकारी इस बैलेंस शीट से ले सको। तो मैं अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को मिक्स करूं तो मुझे जो इंपॉर्टेंट डेटा लगा वो पहली चीज है, कंपनी के मार्जिन 60% है, मतलब कंपनी प्रॉफिट करती है। कुछ आईपीओ जो आए जो बिल्कुल लॉस मेकिंग है, वैसा आईपीओ ये नहीं है। आप पैसा भर रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रही है। दोस्तों करंट रेशियो जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, करंट रेशियो यानी करंट एसेट के मुकाबले करंट लायबिलिटी ये कितनी है। तो दोस्तों करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 1.6 है, तो एसेट 60% लायबिलिटी से ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है, पर अच्छा है, कोई रिस्क यहाँ पे नियर टर्म में कोई दिखता नहीं। एक जो रिस्क दिखता है वो है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में। दोस्तों 78 डेज का इनका ट्रेड रिसीवेबल रहता है, जो बड़ा है। करीबन 3 महीने की हम ये उधारी मान के चल सकते हैं, 2.5-3 महीने की। तो ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, राइट। डेब्ट टू इक्विटी हमने डिस्कस कर लिया, 73% है, अच्छा नहीं है। डेब्ट रेशियो 55% है, यस हम कह सकते हैं अच्छा है। डेब्ट रेशियो यानी टोटल लायबिलिटी के मुकाबले टोटल एसेट, राइट। तो टोटल लायबिलिटी एसेट के मुकाबले आधी है, तो ये भी कोई रिस्क नहीं है। मतलब कंपनी में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस दोस्तों अच्छा है, चलता जाएगा। अब आईसीआर कितना है, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। ऑब्वियस है दोस्तों, जब डेब्ट टू इक्विटी बड़ी है 70+ है, तो आईसीआर भी खाली 5 है, यानी कंपनी की अभी की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, खाली 5 की है। दोस्तों 20 तो चाहिए। अब हो सकता है आईपीओ के बाद ये कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। अभी जो कंपनी की टोटल नेटवर्थ है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी या आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोलो, 17% की है, अच्छी है। पर यह भी ध्यान रखना कि अब रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी डिक्रीज होगी, क्योंकि आईपीओ के बाद टोटल इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के आसपास आ जाएगी, बट स्टिल इट इज गुड, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। अब रिटर्न ऑन एसेट, टोटल जो कंपनी की एसेट है उसके मुकाबले ये लोग 8% कर रहे हैं, ये थोड़ा एवरेज है। अगर 10% प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी चीजें दोस्तों हमें बैलेंस शीट से मिली। अब दोस्तों बेसिस ऑफ ऑफर देखते हैं। बेसिस ऑफ ऑफर में 2 चीज देखी जाती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम बाद में कंपनी की डिटेल देखेंगे तब करेंगे। अभी हम बेसिस ऑफ ऑफर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 4 खास चीजें देखी जाती है, ये चारों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ईपीएस आपने देख लिया, 330 पे करने पे 16 रुपया आज मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमको लगता है कंपनी प्रॉफिट करती जाएगी। दूसरा क्या था दोस्तों, पी 20 का पी है, महंगा बिल्कुल नहीं है, अच्छे भाव पे दिया है। तीसरा बुक वैल्यू 68, मतलब अच्छी बुक वैल्यू है, आप पैसा दे रहे हो, वैल्यू मिल रही है। चौथा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, 60% का मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है। दोस्तों बेसिस ऑफ ऑफर में सबसे बड़ी खास चीज होती है पीयर ग्रुप से कंपैरिजन। कभी कभी हम कहते हैं शेयर बहुत सस्ता है, लेकिन ये हो सकता है कि सारी कंपनियां सस्ती मिल रही है, तो फिर सस्ता नहीं है, ये तो इंडस्ट्री की एवरेज है, राइट। अब हमें देखना पड़ेगा इंडस्ट्री के क्या हाल है, तो हम इस कंपनी को किससे कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट को ध्यान में रख के हम इसको कंपेयर कर सकते हैं टिमकेन के साथ, हम कंपेयर कर सकते हैं एसकेएफ और शेफलर के साथ, रोलेक्स के साथ, सुंदरम फास्टनर के साथ। जहां पे अभी हमने शेफलर का डेटा नहीं दिया हुआ है, पर बाकी सब कंपनी के डेटा है। इन डेटा के आधार पे हम इतना कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप में जो कंपनी सबसे तगड़ा टर्नओवर करती है वो है सुंदरम फास्टनर, सुंदरम ग्रुप की एक बढ़िया सी कंपनी, और एसकेएफ इंडिया। ये दोनों कंपनियां टर्नओवर वाइज सबसे बड़ी है, तो ये ऑब्वियस होगा कि इनका पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मार्जिन किसके है। दोस्तों मार्जिन उनके अच्छे होते हैं जिनकी दूसरी क्वालिटी अच्छी होती है, कम डेप्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, तो अच्छा मार्जिन मिलता है, और ये मार्जिन से इन्वेस्टर को रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अच्छा मार्जिन अगर हम देखें तो टिमकेन और एसकेएफ ये दोनों के मार्जिन सबसे बढ़िया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से एसकेएफ है, रोलेक्स जिनका भी आईपीओ आया था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो अभी जो हर्षा इंजीनियरिंग जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ना टर्नओवर में बड़ी आ रही है, ना मार्जिन में सबसे बड़ी है, ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे बड़ी है। फिर कौन से बेस पे हम इनको अच्छा प्रीमियम देंगे। इसीलिए दोस्तों बराबर है, इनके जो वैल्यूएशन 20-21 के पी पे इन्होंने रखे, अच्छे रखे हैं। ये दोस्तों पी का वैल्यूएशन है, सारी पीयर ग्रुप की कंपनी को देख लीजिए। ज्यादातर जो लिस्ट में है कंपनियां वो या तो इनसे बड़ी है, इनके मार्जिन बड़े हैं, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी बड़े हैं, तो आप ज्यादातर कंपनियों को 40 से 60 के पी में देखोगे। हर्षा क्यों 20 के पी पे आई है, क्योंकि उसका धंधा निश मार्केट का एक लेवल का है, बहुत बड़ा धंधा नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन है पर वो भी लेवल के है, और डेप्ट ज्यादा है। इन चीजों को ध्यान में रख के कंपनी ने 20-21 का पी रखा है, सो दैट्स गुड। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होना चाहिए कि क्या ये कंपनी बढ़ेगी कि नहीं। कंपनी तब बढ़ेगी जब दोस्तों ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इंडस्ट्री का ग्रोथ देखना सबसे जरूरी है। अभी हमने वैल्यूएशंस देखे दोस्तों, वैल्यूएशन से पैसा नहीं बनता है, वैल्यूएशन से
सस्ता या महंगा डिसाइड होता है, पर उससे पैसा नहीं बनेगा। पैसा किससे बनेगा? अगर कंपनी आज जो धंधा, आज जो प्रॉफिट कर रही है उससे ग्रोथ कर पाएगी तो अब हम देखेंगे क्या यह कंपनी आने वाले समय में बढ़ेगी, अगर हां तो क्यों। दोस्तों इसके लिए हमें इंडस्ट्री ग्रोथ देखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले देखी जाती है ज्योग्राफी, जहां पे आपकी कंपनी काम कर रही है। तो आपकी कंपनी इंडिया की है, इंडिया का इकोनॉमी अगर बढ़िया रहता है तो कंपनी को सपोर्ट मिलता है। डेटा देख के आप हरगिज कह सकते हो कि 2021 हो, 22 हो, 23 हो, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया भर को आउट परफॉर्म कर रही है। आने वाले दशक में इंडिया से उम्मीद पूरी दुनिया से बढ़िया परफॉर्मेंस की है। तो इंडिया का ग्रोथ अच्छा होगा, इंडियन कंपनी को दोस्तों उसका फायदा मिलना ही। दोस्तों बैरिंग इंडस्ट्री देखते हैं तो बैरिंग समझते, बैरिंग क्या है? दोस्तों बैरिंग्स अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की होती है और मशीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि दो एलिमेंट्स जो रिलेटिव मोशन में है उनका कांटेक्ट ना होने दे। बैरिंग में दोस्तों इनर रिंग, आउटर रिंग, केजेस, अदर एलिमेंट्स वगैरह वगैरह चीज ओवरऑल बैरिंग इंडस्ट्री में आती है। हम पूरी बैरिंग इंडस्ट्री देखते हैं कि क्या ये ग्रोथ करेगी कि नहीं। अगर बैरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी कंपनी बढ़ेगी, राइट। दोस्तों ये इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में 5.6% के कगार से बढ़ रही है। अभी करीबन $100 बिलियन की ये दुनिया भर में इंडस्ट्री है और इस दशक में ये उम्मीद है कि 6.5% से बढ़ के ये $170 बिलियन की एक इंडस्ट्री बनेगी। तो दोस्तों सीधी बात है, पिछला ग्रोथ 5.5% का, इस दशक का ग्रोथ 6.5% का, इतना ग्रोथ हम बैरिंग इंडस्ट्री से उम्मीद करेंगे। अब दोस्तों ये बैरिंग्स यूज किधर होती है? तो सबसे बड़ा बैरिंग का मार्केट ऑटोमोटिव में होता है। करीबन 23% हिस्सा बैरिंग इंडस्ट्री का ऑटोमोटिव में से आता है और 20% हिस्सा एरोस्पेस से आता है। तो ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस ये बैरिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े 2 मार्केट हुए। अब दोस्तों दूसरा सवाल कि बिकती किधर ज्यादा है? दोस्तों 45% के करीब का मार्केट बेरिंग इंडस्ट्री का एशिया पैसिफिक है। तो सबसे बड़ा मार्केट एशिया पैसिफिक, उसके साथ यूएस और यूरोप भी एक बड़ा मार्केट है। पूरी दुनिया में अगर एशिया, यूरोप और यूएस देखें तो ये 3 जो रीजन है ये सबसे बड़ी बेरिंग को कंज्यूम करते हैं। दोस्तों बेरिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर क्या है, किसके बेस पे ये इंडस्ट्री बढ़ेगी? एक तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है तो ये बेरिंग इंडस्ट्री को फायदा देता है। उसके साथ कस्टमाइज बेरिंग की डिमांड और हाई परफॉर्मेंस बेरिंग की डिमांड बेरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती है। साथ ही में आने वाले समय में विंड एनर्जी का जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है वो भी आपके बेरिंग इंडस्ट्री को फायदा दे सकता है। तो सामने चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस नंबर 1 इनका रॉ मटेरियल। दोस्तों जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रॉ मटेरियल के दाम हाई होते हैं, ये इंडस्ट्री के प्रॉफिट टूटते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में हो रहा है। तो आने वाली जो तेजी है वो ईवी की है। तो ईवी की बढ़ोतरी बेरिंग इंडस्ट्री को डाउन कर सकती है। तो ये बड़ा चैलेंज है। ईवी का ग्रोथ बेरिंग के लिए नेगेटिव है। तो दोस्तों ये समझ लो कि ये जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री को झटका लग सकता है ईवी के कारण। वो बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता है क्योंकि अब ईवी का जमाना है। इसीलिए हमने 6-6.5% के इंडस्ट्री ग्रोथ की उम्मीद की है, राइट। अब दोस्तों ये भी देखना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में कौन से प्लेयर है। तो एक तो आपके सामने दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी बेरिंग की कंपनी शेफलर। दुनिया का 16% मार्केट दोस्तों शेफलर के पास है। 1883 से है, ये जर्मनी की कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जेटी इकेटी, जापान की कंपनी सिंस 1959। तीसरी आपकी एसकेएफ, जिसका पार्ट एसकेएफ इंडिया भी इंडिया में है, वही एसकेएफ जो स्वीडन की कंपनी है सिंस 1907। फिर आती है एनएसके और एनटीएन जैसी कंपनियां, ये भी जापान की कंपनी है। तो डेटा से इतना तो पता चलता है कि जापान बेरिंग में महारथी। और यूएस की भी कंपनी है टिमकेन नाम की, जिसका 4% दुनिया की बेरिंग में हिस्सा है। तो ये दोस्तों हुई सब बड़ी बड़ी कंपनियां। इनके अलावा बाकी सब कंपनियां मिलकर 46% का टर्नओवर करती है। तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हुए दोस्तों? आपके शेफलर जैसी कंपनियां। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी अगर सब कंपनी की देखें, आपकी जो शेफलर है जर्मनी की कंपनी, एसकेएफ स्वीडन की और टिमकेन यूएस की, इनके मार्जिन बढ़िया है। जापान की तीनों कंपनियों के मार्जिन कम है और जो कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं उनके भी मार्जिन 60% है। तो ये बड़ी कंपनियों के मुकाबले दोस्तों कम मार्जिन है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बेरिंग इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आ सकती है? हाल है कि अभी की जो गाड़ियां है उसमें बहुत बेरिंग इस्तेमाल होती है, ईवी में भी होगी, पर आज की गाड़ियों के मुकाबले कम बेरिंग इस्तेमाल होगी। तो अगर ईवी नहीं है तो इस दशक में बेरिंग इंडस्ट्री 5.9% के ग्रोथ से बढ़ेगी। ईवी के कारण अब इंडस्ट्री खाली 5.2% के ग्रोथ से बढ़ेगी। तो डैमेज कितना है ईवी के कारण बेरिंग इंडस्ट्री को?
0.7% का। राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि बेरिंग के लिए खाली ईवी नहीं है। हमने पहले बताया बेरिंग्स बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, तो वहां तो इस्तेमाल होगी पर डैमेज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों, जैसा हमने दुनिया का मार्केट देखा, इंडिया का मार्केट देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी हर्षा धंधा किधर करती है? इंडिया में। दोस्तों, इंडिया का पिछले 5 साल का ग्रोथ करीबन 60% का है और इंडस्ट्री खाली $5 बिलियन की है, जो दुनिया की कितनी है? $100 बिलियन की। इस दशक में हम देखेंगे इंडिया की बेरिंग इंडस्ट्री 8% प्लस से बढ़ेगी। दुनिया की कितने बढ़ने वाली थी दोस्तों? 6.5% से। तो दुनिया के मुकाबले इंडिया की इंडस्ट्री और ज्यादा अच्छी प्रकार से बढ़ेगी। हम 2030 तक जाते जाते $10 बिलियन की इंडस्ट्री बनेंगे। अब दोस्तों, ट्रेड सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेरिंग इंडस्ट्री में क्या हम इंपोर्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं? तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम है और इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा है। तो एक चीज तय है, अभी जो लोकली जो बेरिंग बनती है वो सफिशिएंट नहीं होने की वजह से ज्यादा बेरिंग इंपोर्ट करनी पड़ती है। करीबन दोस्तों $1300 मिलियन की बेरिंग दोस्तों हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अगर यहां का लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये इंपोर्ट में थोड़ी कटौती हो सकती है। साथ ही में दोस्तों, अगर इंपोर्ट का मार्केट इंडिया का बड़ा है तो लोकल इंडियन कंपनियों को ग्रोथ में भी फायदा हो सकता है। अगर हमारी इंडस्ट्री 8% से बढ़ती है तो इंपोर्ट कम होने के कारण भी अपनी इंडस्ट्री 12% से बढ़ सकती है, तो ग्रोथ अच्छा हो सकता है इंडिया में। राइट? अब दोस्तों, दोनों डेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा, यानी हमारा दोस्त कौन है और किसके कारण हमारा ट्रेड बिगड़ रहा है, तो यूएस सबसे ज्यादा इंडिया से बेरिंग को इंपोर्ट करता है। मतलब हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अपना सबसे पक्का दोस्त कौन हुआ? यूएस हुआ। ऑब्वियस सी बात है, भले आप कुछ भी कहो, पर यूएस इंडिया से माल ले रहा है। हमारा जितनी बेरिंग जाती है 40% तो यूएस अकेला ले रहा है, चाइना तो कुछ लेता नहीं है। उसके विपरीत अगर हम इंपोर्ट देखें तो हम सबसे ज्यादा किधर से माल लेते हैं? इंडिया में माल फेंकता है दोस्तों चाइना। करीबन 40% माल 100 में से 40% तो खाली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा दुश्मन कंट्री है दोस्तों, वहीं से हमारा बेरिंग इंपोर्ट होता है। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छी ट्रेड बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जहां पे भी ऐसी ट्रेड डेफिशिएट है, ज्यादातर जहां से चाइना का माल इंपोर्ट ज्यादातर इंडिया में होता है, आपने देखा होगा ऐसी इंडस्ट्री में काफी स्कीम्स लॉन्च की गई थी, जो स्कीम का फायदा उठा के लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर अच्छा मैन्युफैक्चर कर सके और हमारा इंपोर्ट कम हो जाए चाइना से। तो इसको ध्यान में रख के कई स्कीम दोस्तों इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में लागू की गई है, जिससे बढ़िया ग्रोथ मिल सकता है। जैसे PLI स्कीम, ऑटोमोटिव स्कीम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान वगैरह वगैरह काफी चीजें हैं। इन चीजों के कारण दोस्तों इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल क्या है? दोस्तों, ये प्रिसीशन बेरिंग केजेस बनाते हैं। तो एक तो ये इंजीनियरिंग का पार्ट हुए और एक सोलर EPC का पार्ट। दोस्तों, बेरिंग में ये इंडिया का 50 से 60% मार्केट को कैटर करते हैं, तो बड़ा मार्केट है। लेकिन पूरे बेरिंग का नहीं, याद रखना, खाली केजेस का। तो केजेस का एक निश मार्केट हुआ, एक छोटा मार्केट हुआ। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो दोस्तों ये दुनिया के 6.5% मार्केट को कैटर कर रहा है। तो अच्छा खासा धंधा ये करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि उनको ज्यादा धंधा किधर से आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इंजीनियरिंग से 93% टर्नओवर आता है, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सोलर और इंजीनियरिंग दोनों में 15% है। तो सोलर इनका खाली 5-6% का टर्नओवर देता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दे रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी सोलर EPC में और आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों ये भी देखना चाहिए कि लोग धंधा किधर करते हैं। दोस्तों 30% टर्नओवर इनको इंडिया से आता है और 70% टर्नओवर दोस्तों इनको इंटरनेशनल आता है। तो ज्यादातर इनको बिजनेस किधर से आ रहा है? इंटरनेशनल कंट्री से आ रहा है। राइट दोस्तों, कंपनी की टाइमलाइन, कंपनी कैसे बड़ी बनी? 2003 में दोस्तों पहली बार अहमदाबाद में कंपनी एस्टैब्लिश की गई। 2009 में इन्होंने पार्शियल एक्विजिशन आस्था टूल्स का किया। 2010 में इन्होंने चाइना में फैसिलिटी डाली। राइट, तो ये लोग चाइना में भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर है। 2011 में इन्होंने अहमदाबाद में ही चांगोदर में और एक प्लांट डाला। 2014 में हर्षा इंजीनियरिंग चाइना को भी इन्होंने एक्वायर किया। 2016 में यूरोप का यूनिट शुरू हुआ और 2022 में क्या? IPO देख रहे हैं हम लोग। राइट दोस्तों, अब आने वाले समय में हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे कंपनी से? दोस्तों जैसा हमने देखा कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, डैमेज है पर ग्रोथ करेगी, 8% की ग्रोथ की उम्मीद है, तो हम कंपनी से हर्षा से 10-12% ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। अभी दोस्तों कंपनी का टर्नओवर 1300 करोड़ है, जो मुझे लगता है 2030 आते आते करीबन 3000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। अब अगर सेल्स बढ़ेगा
तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आज जो ये कंपनी 92 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ये 2030 आते आते हम सोच सकते हैं 208 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचे। प्रॉफिट की इफेक्ट सीधी ईपीएस पे पड़ती है। अभी आपका 16 रुपए का ईपीएस है, ये 16 रुपए का ईपीएस 2030 तक 34 रुपया हो सकता है। तो ईपीएस बढ़ा, आपके वैल्यूएशंस बढ़े, उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है। अभी हम 330 रुपए फेंक के ये कंपनी ले रहे हैं। यही कंपनी मेरे हिसाब से 2030 आते आते इसका भाव 850 रुपए के करीब हो सकता है। तो यस दोस्तों, अगर ये आईपीओ भरते हैं, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये जो ग्रोथ है, ये 12-15% का ग्रोथ नहीं है, ये 10 से 12% का ग्रोथ है। तो आप ग्रोथ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इस कंपनी से, पर 12% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों पैसा बन सकता है, प्रॉफिट बना के दे सकती है कंपनी, लेकिन क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों 100% मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरी कंपनियां हैं वो इससे बहुत ही बेहतर है। मैं नहीं कहता ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी अच्छी है, आप भर सकते हो। बहुत ही छोटा आईपीओ है, लगेंगे इन लोगों को, तो खुलने वाला भी बढ़िया ही है, पर ये खुलने बुलने के लिए हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते। हमारा रिकमेंड ये रहता है कि आज भरा है, 10 साल में पैसा बनना चाहिए जोरदार। जो यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, वेल्थ नहीं मिल सकती दोस्तों। वेल्थ के लिए मैंने यहां पे 3 उदाहरण दिए हुए दोस्तों, शेफलर, एसकेएफ, टिमकेन। इनका जरा पास देखिए इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों एसकेएफ में अगर इन्वेस्ट किया, उसने पिछले 20 सालों में 27% कगार रिटर्न दिए। शेफलर ने 34% कगार के रिटर्न दिए। और टिमकेन जो टाटा की है, इंडिया की टिमकेन कौन सी है? टाटा, 26% कगार से रिटर्न। अब ये 26%, 34% का एक्चुअल मेरी वैल्यूएशन से क्या मतलब है? तो कितना पैसा मेरा बढ़ा? दोस्तों एसकेएफ ने 126 गुना करके दिया, शेफलर ने 300 गुना से ज्यादा करके दिया, और टिमकेन ने करीबन 100 गुना करके दिया। तो ये जो तीनों अच्छी कंपनियां हैं, तीनों ने अच्छा पैसा बना के दिया है। पर सबसे बढ़िया दोस्तों इनमें शेफलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये तीनों ही कंपनी ने दोस्तों कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है। खास करके एसकेएफ और शेफलर प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम कंसिस्टेंट है। डिविडेंड इनका, जैसे एसकेएफ देख सकते हो, अपने प्रॉफिट का करीबन 18% डिविडेंड में बरसों से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। शेफलर 8% डिविडेंड दे रही है, और टिमकेन इंडिया करीबन 3% डिविडेंड पे करती है। दोस्तों मुझे वेल्थ के लिए पैसा लगाना है, तो शेफलर जैसी दूसरी कंपनी नहीं रहेगी दोस्तों। तो अब ये प्रश्न आपके लिए है, बताओ मुझे वेल्थ के लिए मेरा आंसर क्या रहेगा? मुझे हर्षा इंजीनियरिंग में आने वाले 10 साल के लिए लगाना चाहिए, एसकेएफ इंडिया में, शेफलर में, कि टिमकेन में? ये जब प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप किधर डालोगे। देखो आईपीओ किधर खुलेगा ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जनरली जो ये सब आईपीओ आते हैं छोटे छोटे आईपीओ होते हैं, तो 5 में से एक आध व्यक्ति को लगते हैं, तो डिमांड बहुत होती है, सप्लाई कुछ नहीं होती है। तो किसी को लगे नहीं है, कम लोगों को लगे हैं, खुलते अच्छे हैं। तो ये लॉटरी टाइप हुआ, आपको लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते। पर पोस्ट आईपीओ जो आप लेते हो वो लॉटरी नहीं है दोस्तों, ये प्रॉपर प्लानिंग वाला काम है। अगर कंपनी अच्छी है आपको 20-25 गुना करके देती है पैसा, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से सब कुछ सीखना चाहते हो, हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारी कोई भी अगली बैच आएगी उसके लिए, आईपीओ के लिए स्पेशल एक हमने ट्रेनिंग रखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट वीक से बैच चालू होगी, राइट। थ्रो अवे क्रैश कोर्स है, ओनली 2900 में, मतलब थ्रो प्राइस में हम आपको सिखाएंगे आईपीओ को कैसे एनालाइज करें। सीखना चाहते हो तो आइए दोस्तों, और अगर इसी प्रकार के अपडेट चाहते हो तो नोटिफिकेशन को यस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।